1 2 3 स्टार्ट। यूक्रेन पर रूस के लगातार हो रहे हमलों को नाटो ने लोकतंत्र के लिए निर्णायक चुनौती मानकर अपना आपात सम्मेलन बुलाया है। इसे संबोधित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रसेल्स आ रहे हैं। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से भी अनुरोध किया कि युद्ध में रूस की आर्थिक और सैन्य मदद न करें। शी ने तटस्थ रहने की बात दोहराई है। यदि हम यूरोप के सामरिक संतुलन को देखें तो रूस के पास अब भी नाटो देशों के कुल परमाणु हथियारों से भी बड़ा परमाणु जखीरा है। यूरोपीय देशों की कुल सेना से कहीं बड़ी और शक्तिशाली सेना है। न केवल सारे यूरोपीय देशों से कहीं अधिक रक्षा सामग्री बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा युद्धों का अनुभव है। यूरोप में रूस की हैसियत सर्कस के रिंग में खड़े उस शेर जैसी है जिसके सामने बिल्लियों का झुंड खड़ा हो। यूक्रेन पर हमले के पीछे रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यही दलील है कि उनका मकसद अपने पड़ोस में नाटो के विस्तार पर विराम लगाना है। इसे वास्तविकता के स्तर पर परखें तो यही दिखता है कि यदि नाटो की नीति विस्तारवादी होती तो उसने 1989 से 1993 के बीच ही पूर्वी यूरोप में विस्तार कर लिया होता। उन दिनों रूस की हालत दयनीय थी। तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन चाहते भी थे कि रूस को नाटो में शामिल कर लिया जाए, परंतु नाटो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि रूस असल में यूक्रेन पर हमले के जरिए नाटो और अमेरिका को संदेश देना चाहते हैं कि उनके एकछत्र दबदबे के दिन लद चुके हैं। अब उन्हें रूस के हितों और चिंताओं की परवाह भी करनी होगी। हालांकि हमले की क्रूरता और विनाश के दृश्यों को देखकर दुनिया भर में रोष फैल रहा है। करीब महीने भर की लड़ाई के बाद रूसी सेना यूक्रेन के एक भी बड़े शहर पर पूरा कब्जा नहीं कर पाई है। अस्पतालों, स्कूलों, थिएटरों और रिहायशी इमारतों पर हो रही बमबारी में निरपराध लोग मारे जा रहे हैं। इससे पुतिन पर युद्ध अपराध अभियोग चलाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। पुतिन पूरी तरह अकेले पड़ते जा रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के नाटो देश शांति के विकास की राह पर बढ़ते रहे, लेकिन पुतिन के हमलों ने उन्हें नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है।
यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जर्मनी ने युद्धोत्तर संविधान में संशोधन करते हुए रक्षा बजट बढ़ाकर दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना तैयार करने और यूक्रेन को हथियार देना शुरू कर दिया है। रूसी गैस पर निर्भरता खत्म करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। रूस के सीमावर्ती देशों में सुरक्षा कवच और मिसाइलें तैनात की जा रही हैं। अमेरिका ने पोलैंड और रोमानिया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। यानी पुतिन के हमले से रूस की सुरक्षा बढ़ने के बजाय और खतरे में पड़ती नजर आती है। सामरिक रणनीतिकारों का मानना है कि पुतिन अपनी समूची सैन्य ताकत झोंक कर लड़ाई तो जीत सकते हैं, पर इसके लिए उन्हें यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों पर भीषण बमबारी करनी होगी। जैसे चेचन्या की लड़ाई में चेचेन राजधानी ग्रोजनी, सीरिया में वहाँ के ऐतिहासिक शहरों एलेप्पो और इस लड़ाई में यूक्रेन के औद्योगिक शहर खार्किव और बंदरगाह मारिपोल में की गई व्यापक विनाश और नरसंहार से हासिल हुई जीत का पचा पाना कठिन होता है। वह अफ़गानिस्तान जैसे विद्रोह को भी जन्म दे सकती है। यह भी संभव है कि पुतिन राजधानी कीव पर कब्जे के बाद यूक्रेन का बंटवारा कर दें। नीपा नदी के पूर्व के 1/3 रूसी भाषी हिस्से में बेलारूस जैसी तानाशाही कठपुतली सरकार बनाकर उसे रूसी नियंत्रण में रखें और नीपा के पश्चिम में स्थित 2/3 हिस्से का वैश्वीकरण करें।